नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की अपनी क्लास है चौहान वंश को लेकर के जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके आज अपन संपूर्ण व्याख्या सहित चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपका एक ही क्लास में जो है टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, आज का अपना जो है पार्ट वन आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पार्ट वन आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। कल चौहान वंश से दूसरा पार्ट आएगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनको दो पार्टों में मैंने डिवाइड किया है। तो देखिएगा, पहले प्रश्न से अगर अपन शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप इनको देख सकते हैं। देखिएगा, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो वो कौन से इतिहासकार है जिन्होंने चौहान वंश को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो याद रखिएगा मित्रों, देखिएगा, ब्राह्मण वंशी मत के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण वंशी जो मत है वो कौन कौन से इतिहासकार देते हैं। तो देखिएगा, एक तो है डॉक्टर दशरथ शर्मा, एक तो है डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये भी चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताते हैं, याद रखना है। ठीक है, एक आता है आपके गोपीनाथ शर्मा, ये भी चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताते हैं। गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ये भी चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताते हैं। और तीसरा आता है कायम खां रासू, ये भी चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताते हैं। कायम खां रासू, ये तीनों मिलकर के चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि चौहानों को अग्निकुंड से जो उत्पत्ति हुई है, ये कौन कौन बताते हैं? अग्निकुंड से कौन कौन मानते हैं इनको कि चौहानों की जो उत्पत्ति है मित्रों वो अग्निकुंड से हुई है? तो अग्निकुंड के बारे में कौन कौन से मत हैं, याद रखिएगा। देखिएगा, अग्निकुंड से मानते हैं, एक आपके देखिएगा पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, पृथ्वी राज रासो ग्रंथ के अनुसार पता लगता है कि चौहान अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक आते हैं नैणसी, जिनको अपन बोलते हैं मूणोत नैणसी। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं? तो वो है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, ये तीनों मिलकर के सूर्यमल मिश्रण, ये तीनों मिलकर के इनको अग्निकुंड से उत्पन्न होना बताया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो चौहानों को कई इतिहासकारों ने चौहानों को सूर्यवंशी भी बताया है। तो देखिएगा मित्रों, सूर्यवंशी कौन कौन इतिहासकारों ने इसके बारे में जो है वो मत दिया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, सूर्यवंशी किन किन के द्वारा बताया गया है? तो एक ग्रंथ है साथियों जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, इसके अंतर्गत जो है इसको सूर्यवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज के अंतर्गत याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमीर महाकाव्य, और हमीर महाकाव्य के अंतर्गत भी इनको क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, हमीर महाकाव्य, और हमीर महाकाव्य के बाद आता है हमीर रासो, ये भी इनको सूर्यवंशी बताता है। ये सभी के सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, हमीर रासो की बात करें तो फिर आता है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र ये भी इनको सूर्यवंशी बताते हैं, सुरजन चरित्र। और सुरजन चरित्र के बाद आता है देखिएगा चौहान प्रशस्ति, चौहान प्रशस्ति, चौहान प्रशस्ति भी इनको सूर्यवंशी बताती है। फिर देखिएगा बेदला शिलालेख है, बेदला शिलालेख, ये भी इनको सूर्यवंशी बताते हैं। सभी को आपको याद रखना है, बेदला शिलालेख। इसके बाद एक इतिहासकार है जिसका नाम है साथियों गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये इनको सूर्यवंशी बताते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनको क्या बताते हैं? सूर्यवंशी बताते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद इनको कई इतिहासकारों ने यह भी बताया है। देखिएगा, कई अभिलेख में इनका नाम इंद्र के वंशज में मिले हैं। अब वो कौन से अभिलेख हैं उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा वो है, देखिएगा वो है रायपाल का सेवाड़ी जो अभिलेख है, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख जो है इसको क्या बताते हैं? चौहानों को, चौहानों को इंद्र का वंशज बताता है। रायपाल का जो सेवाड़ी अभिलेख है वो चौहानों को इंद्र के जो है वंशज मानते हैं, या फिर इंद्र के वंशज होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रश्न कोई सा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है,
अब विदेशी मत कौन कौन देखते हैं, इनको जो विदेशी मत हैं वो कौन कौन बताते हैं ये भी अपन देखते हैं। विदेशी मतों के जो विदेशी मत के बारे में कौन कौन समर्थन देते हैं, एक तो है कर्नल जेम्स टोड, याद रखिएगा। विदेशी मत की अपन बात करते हैं, देखिएगा विदेशी मत। अब विदेशी मत के बारे में किन कौन कौन समर्थन देते हैं, एक तो है टोड, कर्नल जेम्स टोड जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। और एक आते हैं स्मिथ, वी ए स्मिथ, स्मिथ शॉर्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, जगह नहीं है। वी ए स्मिथ, एक है विलियम क्रुक, ठीक है, एक आता है विलियम क्रुक, ये आपको याद रखना है। ये विदेशी इनको बताते हैं। चंद्रवंशी बताते हैं साथियों इनको हास्य का शिलालेख, और अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है वो इनको चंद्रवंशी बताते हैं। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा कि डॉक्टर डी आर भंडारकर के द्वारा इनको क्या बताया गया है, ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है, ठीक है। किसके अनुसार, डॉक्टर डी आर भंडारकर के अनुसार चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। इसके साथ तीन और है, दशरथ शर्मा है जिन्होंने भी ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है, गोपीनाथ शर्मा है और एक कायम का रासो है, ठीक है। ये चार इतिहासकार हैं, चारों के चारों चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना मानते हैं। अगला देखिए, चौहान राजवंश के जो है संस्थापक शासक कौन है, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन है, चौहानों के जो संस्थापक है वो कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा आप सभी को पता है वासुदेव चौहान जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं, और इनको शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इनको, शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान, ठीक है, शाकंभरी के चौहान। और इस वंश के जो संस्थापक हैं वो वासुदेव चौहान थे, ये भी आपको याद रखना है। और देखिएगा एक शिलालेख है साथ ही, उसका नाम है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। अब देखिएगा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने किस झील का निर्माण करवाया था, तो याद रखना इन्होंने निर्माण करवाया था सांबर झील का, ठीक है। कब करवाया था, सांबर झील का निर्माण करवाया था इन्होंने, ये आपको अच्छे से याद रखना है। किस शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इनको शाकंभरी चौहान कहते हैं, और इस चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव चौहान, ठीक है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं, देखिएगा अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के जो चौहानों की राजधानी कौन सी थी, जब अजमेर नगर बसा था साथियों, इसकी स्थापना हुई थी, उससे पहले जो चौहानों की राजधानी थी, अभी अपन ने पढ़ा था सांबर, ठीक है। यानी कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, और सर्वप्रथम जो अपनी राजधानी बनाई थी वो भी इन्होंने सांबर को ही बनाई थी। नेक्स्ट देखिएगा, गोवक किस वंश का शासक था, गोवक जो था साथियों ये किस वंश का शासक था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो गोवक देखिएगा साथियों चहमान वंश का शासक था, जिसको अपन चौहान वंश भी कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि अजमेर का संस्थापक कौन था, अजमेर के जो संस्थापक थे, अजमेर को किसने बसाया था, अजमेर से याद रखना है साथियों आपको अजयराज याद रखना है, ठीक है। अजमेर नगर को कौन बसाते हैं, तो अजयराज जो है इसको बसाते हैं। अजमेर के संस्थापक कौन थे, अजयराज थे, ठीक है। और याद रखिएगा साथियों ये पृथ्वीराज के प्रथम पुत्र थे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर अपन देखें, देखिएगा अजमेर नगर की जो स्थापना करके इसे अपनी राजधानी बनाने वाले भी कौन थे, वो भी अजयराज थे। और इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, अजयराज ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी मित्रों, तो याद रखिएगा इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, अजमेर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। चलिए इनकी पत्नी का क्या नाम था, देखिएगा साथी इनकी पत्नी का नाम क्या था, सोमलवती था। इनकी पत्नी का क्या नाम था, सोमलवती। और सोमलवती का याद रखिएगा इनकी पत्नी का जो नाम था सोमलवती था। और अजयराज की कुछ मुद्राएं थी जिन पर इनका नाम जो है वो खुदा मिलता है, यानी कि देखिएगा अजयराज की मुद्राओं पर नाम खुदा मिलता है, किसका मिलता है, तो सोमलवती, और सोमलवती थी इनकी पत्नी, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अजयपाल संस्थापक थे, याद रखिएगा श्री जो अजयपाल थे ये कहाँ के संस्थापक थे, अभी अपन ने देखा है ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, वो कौन से
चौहान शासक थे जिन्होंने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अभी अपन ने देखा ही था, अजयराज ने इनको पहले अजमेर नगर इन्होंने बसाया था, उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इनकी जो मुद्राएं थी, इन पर अपनी इनकी जो पत्नी थी सोमलवती, उनके नाम की क्या उनको खुदे हुए थे। ठीक है, उनके जो नाम है वो वहां पर गुदा हुआ था इनकी मुद्राओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है। तो इनका जो कौन सा काल है साथियों, जो अजयराज से संबंधित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा 1105 जो ईस्वी है वो अजयराज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिएगा अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये कथन आपको छांटना है। देखिएगा अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, या फिर वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, या फिर वह अपने ही पुत्र से मारा गया। तो इसका सही आंसर है मित्रों, याद रखिएगा। देखिएगा इन्होंने अपने ही प्रारंभ काल में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ा है, बिल्कुल सही बात है। और ये मालवा के नरमन को पराजित करने में सफल रहे थे, न कि असफल रहे थे। ठीक है, और उसने जो किया था, याद रखिएगा, नरेश यानी कि जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से इन्होंने विवाह किया और अपने ही पुत्र के द्वारा ये मारे गए थे, जगदेव के द्वारा, जिनको पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। तो वो कौन से चौहान शासक थे, तो याद रखिएगा, अभी अपन ने बात करी है, तो याद रखना वो कौन से चौहान शासक थे, वो थे जगदेव चौहान शासक। ठीक है, अर्णोराज की बात करते हैं तो साथियों इनके पुत्र ने इनकी हत्या कब करी थी, जगदेव ने जो इनकी हत्या करी थी वो 1155 ईस्वी के अंतर्गत इनकी हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर उन्होंने चौहान शासन पर अपना क्या किया था, साम्राज्य स्थापित किया था, अपना स्थापत्य यहाँ पर इन्होंने रख दिया था। ठीक है, और अर्णोराज ने जो थे, देखिएगा अर्णोराज अजमेर के अंतर्गत किस झील का जो है निर्माण करवाते हैं, तो ये साथियों याद रखिएगा आना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। कौन, अर्णोराज। आना सागर झील का निर्माण भी किन के द्वारा करवाया गया है, तो वो अर्णोराज के द्वारा ही इस झील का जो है निर्माण करवाया गया है। ठीक है, और इनके शासन की अगर अपन बात करते हैं, अर्णोराज के शासन की बात करें तो ये शासन करते हैं मित्रों 1133 ईस्वी से लेकर के 1155 ईस्वी तक ये अजमेर पर शासन करते हैं, क्योंकि 1155 में इनके ही पुत्र के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जो राजा है वो प्रसिद्ध था। कटिबंधु के नाम से कौन से राजा जाने जाते थे, सभी को पता होगा साथियों कि विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, विग्रहराज जिनको अपन बिसल देव भी कहते हैं, देखिएगा बिसल देव इनको कहा जाता है। ठीक है, बिसल देव इनका जो साम्राज्य है वो कब से कब तक चला था, तो 1158 से लेकर के और 1163 ईस्वी तक इनका जो है साम्राज्य चलता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ 1158 के अंतर्गत अजमेर के ये शासक बने थे, ये भी याद रखना है। और इन्होंने दिल्ली के तोमरो व दिल्ली में जो मुसलमान थे उनको पराजित किया और उन पर इन्होंने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। ठीक है, और इनके जो समकालीन लोग थे सभी इनको कवि बांधव और कटिबंधु की जो है नाम से इनको पुकारते थे। और इन्होंने संस्कृत के अंदर एक नाटक लिखा था मित्रों, संस्कृत में इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था हरिकेली नाटक। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखा गया है। और ललित विग्रहराज के जो लेखक थे, इनका जो एक ग्रंथ भी है ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। ठीक है, और इनके जो लेखक थे वो कौन थे, सोमदेव, जो इनके दरबारी विद्वान थे। सोमदेव इनके लेखक थे। ठीक है, जो इनके क्या थे, दरबारी कवि थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे। तो अभी अपन ने पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में सोमदेव काम करते थे और उन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की उन्होंने क्या करी है, रचना करी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी। नाटक जो है ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई थी, सोमेंद्र जो इनके दरबारी कवि थे, जिसको अपन कहते हैं सोमदेव भी कहते हैं। ठीक है, सोमेंद्र भी कहते हैं और एक सोमदेव इनका नाम है, ये भी आपको याद रखना है, दो नामों से इनको पुकारा जाता है। नेक्स्ट है हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है। हरिकेली संस्कृत के जो नाटक है उसके रचयिता खुद स्वयं विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनको अपन बिसल देव भी कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इन्होंने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
अगला है कि अजयराज के वंशज यानी कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का क्या नाम था? तो ललित विग्रहराज था। ये भी आपको अच्छे से, सॉरी, ललित विग्रहराज तो सोमदेव का था, जबकि इनके द्वारा जो नाटक रचा गया था वो कौन सा था? नाटक हरिकेली, जो किस भाषा के अंतर्गत लिखा गया था? तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में। ठीक है। ललित विग्रहराज की बात करें तो सोमदेव ने इस नाटक को लिखा था, जो कि ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के ही दरबारी कवि थे। ठीक है। चलिए, अजयराज के ये वंशज थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाने जाते थे, वो थे विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। कौन थे वो? विग्रहराज चतुर्थ थे। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है आपके सामने कि किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना करी थी? तो वो भी विग्रहराज चतुर्थ थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? तो ये किस शासक के दौरान करवाया गया था? तो देखिएगा साथियों, किसके दौरान करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के दौरान करवाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आरएस में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा मित्रों, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस चौहान शासक द्वारा इनकी जवालीपुर और ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो ये कौन से शासक थे जिन्होंने ज्वालीपुर और ज्वालापुर में परिवर्तन किया था? तो वो थे विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या फिर तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? प्रख्यात है, यहाँ से प्रश्न 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा या फिर तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा मित्रों, यह विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है। इसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है अजमेर के अंतर्गत। फिर इसके बाद रहता है पृथ्वीराज चौहान का। इसके बाद देखिएगा, चलिए नेक्स्ट है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। वो कौन सा स्थान था? ये याद रखना है साथियों, वो थे आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जिसका निर्माण कौन करवाते हैं? विग्रहराज चतुर्थ जो है इसका निर्माण करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा 1191 और 92 ईस्वी की जो तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो वो कौन से शासक थे मित्रों? तो याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने तराइन का युद्ध किसके साथ लड़ा था? मोहम्मद घोरी के साथ, साहिबुद्दीन गोरी के साथ इनका जो है वो युद्ध होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था साथियों सन 1191 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष सन 1991 में किसने पराजित किया? लेकिन वर्ष 1992 में वह उससे हार गया। देखिएगा, पराजित किया था किसको? मोहम्मद गोरी को, लेकिन सन 1992 में जब दोबारा युद्ध हुआ तो वो खुद हार गए थे। वो थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। कौन थे वो? पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा किस चौहान शासक ने सन 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा थे? तो तराइन का दूसरा युद्ध लड़ने वाले कौन से शासक थे? वो थे साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने ये युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट देखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में ये लड़ा गया था। ठीक है। सन 1192 के अंतर्गत, याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य साथियों पृथ्वीराज तृतीय, याद रखना, तृतीय से, यानी कि 3 युद्ध इन्होंने लड़े थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला प्रश्न जो है वो है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि थे वो थे साथियों चंद्रबरदाई थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान जो थे तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। इनमें से आपको बताना है कि पृथ्वीराज चौहान का जो तृतीय थे इनके दरबारी विद्वान कौन नहीं थे? विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप या फिर सारंगधर। सारंगधर साथियों ये महाराणा कुंभा के थे, न कि पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन 4 इसका क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। बाकी ये तीनों के तीनों किसके कवि, दरबारी कवि थे? तो ये पृथ्वीराज तृतीय के ये दरबारी कवि थे। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय। आज के ये प्रश्न थे, अपन ने चर्चा करी है। कल जो दूसरा टॉपिक होगा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी के सभी प्रश्न साथियों आरपीएससी एंड आरएसएम एसएसबी के द्वारा ये पूछे गए हैं, और ये दोनों ही बोर्ड ऐसे हैं साथियों, आरएसएसएम भी बोर्ड ऐसा है जो 80 से लेकर के 90% जो प्रश्न है वो यहाँ से दोबारा रिपीट करता है। ठीक है, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनकी भी क्लासेस हो चुके हैं, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट से भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और याद रखना मित्रों, सुबह डेली आपको सुबह 7 बजे, डेली सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, उसको भी आपको डेली अटेंड करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स एग्जाम को पास कराने में एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।